नमस्कार बच्चों, मैं आपका गणित अध्यापक कपिल देव त्यागी। देखिए, हम पढ़ रहे हैं सारणिक। पिछले सेशन में हमने आपको सारणिक बताई थी। सारणिक क्या होती है? आव्यूह का ही रूप होता है। आव्यूह को सारणिक में बदलकर उसका एक वास्तविक मान ज्ञात किया जा सकता है। आव्यूह का वास्तविक मान ज्ञात नहीं किया जा सकता था, और ये भी हमने आपको बताया था कि केवल वर्ग आव्यूह को ही सारणिक रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। केवल वर्ग आव्यूह को, चाहे वो 2 गुना 2 क्रम का हो, चाहे वो 3 गुना 3 क्रम का हो, या इससे ऊपर का हो। इससे ऊपर क्रम का 3 गुना 3 क्रम से ऊपर का क्रम आपके सिलेबस में नहीं है। उसे हल करना, आपको विस्तार करना उसका आपको बता दिया गया था। पर कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, जैसे 3 गुना 3 क्रम का कोई आव्यूह आपको चर राशियों के रूप में दिया जाए, न्यूमेरिक वैल्यू ना दी जाए, तो वहां पर बेहतर होता है सारणी के कुछ गुणों का प्रयोग करना, न कि उसे सीधे सीधे विस्तार द्वारा हल करना। अगर सीधे सीधे विस्तार द्वारा हल आप उसे करेंगे तो काफी टफ पड़ता है, काफी ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ती है और प्रश्न भी आपका बड़ा हो जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पे सारणिकों के प्रगुण क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट क्या है, क्या क्या आप उनमें फेरबदल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रगुण है आपका सारणिक का। यदि किसी सारणिक में, ध्यान से सुनेंगे, उसका एग्जाम्पल फिर हम देंगे। यदि किसी सारणिक में किसी एक पंक्ति, कोई भी एक पंक्ति हो, या किसी एक स्तंभ के समस्त अवयव, सारे के सारे एलिमेंट्स जो हो वो 0 हो, ठीक है, तो उस सारणिक का मान शून्य होगा। बिना हल करे ही आप डायरेक्टली उस सारणिक का मान शून्य रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 0 0 0 1 2 3 4 5 6, अब ये एक सारणिक है आपके पास। इसकी इस पूरी की पूरी पंक्ति जो है, इसका हर एलिमेंट आपका 0 है। विस्तार करना मैंने आपको बताया था, यदि आप इसके सापेक्ष विस्तार इसका करेंगे तो मान शून्य आएगा। और यदि हमें दिखाई दे रहा है कि सारे एलिमेंट 0 हैं, तो आपको फिर इसे विस्तार करके हल करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली इसे बराबर 0 के रखेंगे। यही स्थिति अगर मान लीजिए किसी स्तंभ में बनती है, मान लीजिए 0, ये कहें हम 1 2 3 0 0 0 3 4 5 ये ले लिया जाए, इसके भी सारे एलिमेंट 0 हैं। कोई भी पंक्ति हो सकती है, कोई भी स्तंभ हो सकता है, यदि उसके सारे एलिमेंट्स आपके 0 बन रहे हैं तो आप उसका मान सीधे सीधे बिना हल किए हुए 0 रख सकते हैं। इसी से मिलता जुलता है आपका दूसरा प्रगुण। इसका दूसरा प्रगुण है आपका, यदि किसी सारणिक की 2 पंक्तियों के संगत अवयव या 2 स्तंभों के संगत अवयव परस्पर बराबर हों, तो उस सारणिक का मान भी शून्य होगा। बात समझ में आई? कोई 2 पंक्तियां बिल्कुल एक जैसी हों, ठीक है, या 2 स्तंभ एक जैसे हों, तो उस सारणिक का मान भी शून्य होगा। देखिए कैसे, अगर मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ 1 2 3, यहाँ पे 4 5 6, और यहाँ पे फिर से 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं R1 में और R3 में सारे एलिमेंट्स, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है। अब हम प्रारंभिक रूपांतरण के द्वारा, अगर आप देखें, हमने प्रारंभिक रूपांतरण आव्यूह में पढ़ा था, अगर हम R1 में से R3 को घटा दें, घटाने पर क्या होगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, ये तीनों एलिमेंट 0 हो गए, तो ये वाली स्थिति बन गई और ये वाली स्थिति बन गई, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। इसी प्रकार से किसी स्तंभ में भी हो सकते हैं, अगर संगत 2 स्तंभ आपके बराबर हो जाए तो उनका भी मान आपका शून्य होगा। तो ये 2 प्रगुण आपकी समझ में आ गए होंगे। तीसरा प्रगुण, तीसरा है कि यदि किसी डिटरमिनेंट में किसी अचर से आप गुणा करें, ठीक है, किसी अचर से आप इसमें गुणा कर रहे हैं, तो जो इस सारणिक का मान है वो उसका उतना ही गुना हो जाएगा। और यदि आप इसकी गुणा इसके की अंदर करना चाहते हैं सारणिक में, तो क्या होगा कि ये किसी एक पंक्ति में या एक स्तंभ में रिजॉल्व की जा सकती है। आव्यूह में तो क्या करते थे आप कि बाहर अगर कोई गुणा में कोई एलिमेंट रखा हुआ है, जैसे बाहर मान लीजिए आपका 3 रखा हुआ है
और अंदर एक सारणिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक सारणिक है, ठीक है। तो आव्यूह में तो क्या करना हुआ करता था कि आप इस 3 की गुणा हर एलिमेंट में किया करते थे, पर सारणिक में क्या होगा, सारणिक में ये 3 अगर आप गुणा करेंगे तो किसी एक पंक्ति में या किसी एक स्तंभ में रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर इस 3 को इसके अंदर ले जाना चाहूं तो किसी एक पंक्ति में यदि मैं R2 के साथ कर दूं इसकी, तो 1 2 3 और यहाँ पे 12 15 और 18 और नीचे 7 8 9, तो ये केवल एक पंक्ति में रिजॉल्व हो गई, सब एलिमेंट्स को गुणा नहीं करनी है। इसका मान और इसका मान आपका समान रहेगा। इसी तरह आप इसे स्तंभ में भी कर सकते थे, किसी में भी। तो इससे क्या रिजल्ट निकल के आया कि यदि किसी पंक्ति में या किसी स्तंभ में आपको कोई कॉमन एलिमेंट दिख रहा है, जैसे कि इसमें मुझे साइड में 3 कॉमन दिख रहा है, तो उस 3 को मैं बाहर कॉमन ले सकता हूं। जैसे इसमें स्तंभ में मुझे 3 दिखाई दे रहा है, तो इस 3 को भी मैं बाहर कॉमन ले सकता हूं। इस सारणी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर किसी अगर अचर पद की गुणा करते हैं तो किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में जाएगा, ना कि पूरे के पूरे आपके सभी एलिमेंट्स में जाएगा। पूरी सारणी में उसकी गुणा नहीं करते, हम केवल एक स्तंभ में या एक पंक्ति में गुणा कर दिया करते हैं। आगे बढ़ते हैं चौथी प्रॉपर्टी पे। चौथी प्रॉपर्टी देखिए, चौथी प्रॉपर्टी में क्या है कि यदि कोई सारणी आपको दे रखी है ए, इसमें हम किसी पंक्ति को किसी अन्य पंक्ति के साथ इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि आई पंक्ति को जे के साथ इंटरचेंज कर देते हैं। आई जे कौन है यहाँ पे, वो 1 2 3, क्योंकि 3 क्रॉस 3 का है तो इनकी वैल्यू 3 तक जा सकती है, आपकी 1 2 3 जा सकती है। तो हम किसी पंक्ति को इंटरचेंज कर दें तो उस सारणी के मान में ऋण चिन्ह का परिवर्तन आ जाएगा। जैसे अब मैं एक सारणी लिखता हूं 1 2 3 4 5 7 और 9 6 1, ये लिखता हूं मैं। अब इसमें क्या किया मैं क्या करना चाह रहा हूं कि R1 की जगह R2 को ले जाऊं और R2 की जगह R1 को ले जाऊं, ठीक है। R1 इंटरचेंज बाय R2 भी, तो क्या होगा, यहां पर तो आ जाएगा 4 5 7, यहां पे आ जाएगा 1 2 3 और 9 6 1, ये आपका जो का जो रहेगा। तो अंतर क्या आया, रहेगी वही एडिटिव, मान केवल विद माइनस साइन आ जाएगा। और इसी तरीके से आप सी आई को चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं सी जे के साथ, तो भी स्थिति यही बनेगी, ठीक है। एक इंटरचेंज करेंगे तो एक माइनस आएगा, 2 इंटरचेंज करेंगे 2 माइनस आ जाएगा, यानी फिर से प्लस आ जाएगा। फिर इसी तरीके से इंटरचेंज करते रहेंगे तो क्रम से आपका माइनस चिन्ह आते रहेंगे। ये प्रॉपर्टी भी आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। इंटरचेंज का सपोर्ट हमने प्रारंभिक रूपांतरण विधि जो करी थी, जिसके द्वारा हमने इनवर्स निकाले थे आव्यूह के, उसमें भी हमने प्रयोग की थी और वहां पर प्रयोग करते भी हैं। ये 4 प्रॉपर्टी आपकी महत्वपूर्ण है, इन चारों को अच्छी तरीके से आप समझ लें और इन पर आधारित अब हम प्रश्न करेंगे। प्रश्न के अंदर इन प्रगुणों का सहारा लेंगे हम। अब देखिए प्रश्नावली पर आते हैं। सबसे पहला ही प्रश्न आपको दे रखा है, सिद्ध करने वाला एक प्रश्न है। एक सारणी आपको दे रखी है 4.2 का पहला ही प्रश्न। पहले प्रश्न में आपको दी गई है x, y और z, फिर a, b और c, फिर यहां से x प्लस a, x प्लस b और x प्लस c, ये दे रखी है आपको सारणी और सिद्ध करवाया गया है कि सिद्ध कर दीजिए इसका मान 0 है। अब देखिए यदि हम इसे विस्तार विधि से करना चाहें तो ये बहुत बड़ा प्रश्न बनेगा, ठीक है। गुणा करनी चलो की, क्योंकि अगर कांस्टेंट आपके न्यूमेरिक वैल्यू भी होती थी तो गुणा करनी उनकी आसान होती है, पर यहाँ न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, यहाँ वेरिएबल है, तो इनकी गुणा आप नहीं कर सकते, जो कि रखने पड़ेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज का सहारा लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, हम करते हैं C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ये केवल आपको पहले सोचना है,
ध्यान दीजिए यहाँ पर x है और यहाँ पर a है, यहाँ पर भी तो x प्लस a है, तो यदि मैं इसे जोड़ दूं दोनों को तो ये इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ y प्लस बी ये इसके बराबर आ जाएगा, z प्लस सी ये इसके बराबर आ जाएगा। तो हम इस प्रगुण का सहारा लेते हैं और इसके इक्विवेलेंट डिटरमिनेंट बनाते हैं। जब इसमें इसे जोड़ा तो ये हो गया x प्लस a, ये हो गया y प्लस b और ये हो गया z प्लस c। इसी तरीके से a b और c, ठीक है। ये सम फिर वही होगा जो x प्लस a, x प्लस b और x प्लस c। क्लियर हो गई होगी ये बात। तो अभी हमने एक प्रगुण पढ़ा था कि यदि दो स्तंभ कोई से बराबर हो तो उसका मान शून्य होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको दो स्तंभ बराबर दिख रहा है C1 और C3, तो इसका मान अब निश्चित रूप से शून्य होगा। इसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं पहले वाले प्रगुण में भी, अगर मैं C1 में से C3 को घटा दूं, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं इसे 0 पे, पर अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप लिखेंगे C1 इज इक्वल टू C1 माइनस में C3, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए जब इसे इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे 0, इसे घटाएंगे y प्लस बी को तो 0, z प्लस सी को घटाएंगे तो 0, यहाँ पर a b और c जो का जो, यहाँ से x प्लस a, x प्लस b और x प्लस c जो का जो, ठीक है। अब तो C1 के सारे एलिमेंट 0 हैं, तो C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर ये आपको पहले भी बताया गया था कि किसी भी सारणी का जो आप विस्तार करते हैं वो उसके सापेक्ष करेंगे जहां आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 मिलते हो, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 0 हो। तो यहाँ पर तो तीनों ही 0 है, तीनों 0 है, तो इनके सापेक्ष विस्तार करेंगे तो क्या आएगा, शून्य आएगा। ये हमने पहले ही प्रगुण का सहारा लेकर, प्रॉपर्टी का सहारा लेकर सिद्ध कर दिया कि इसे 0 के बराबर है। इसी तरीके से फिर आपका दूसरा प्रश्न भी है, दूसरे को देखते हैं। चलिए, दूसरे प्रश्न में आपको दे रखा है, एक सारणी का आपको दे रखी है a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस a, फिर b माइनस सी, c माइनस a और a माइनस b, फिर यहाँ पे c माइनस a माइनस b और b माइनस c। इसे भी आपको 0 के बराबर ही प्रूव करवाया गया है। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं C1 के अंदर C2 को और C3 को जोड़ दूं तो क्या होगा, देखिए a से तो a कटेगा, b से b कट जाएगा और c से ये c कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों कॉलम्स को, तीनों स्तंभों को हम जोड़ दे रहे हैं। तो इक्विवेलेंट डिटरमिनेंट आपकी बनेगी यहाँ पे a माइनस बी प्लस बी माइनस सी और प्लस सी माइनस में a, ये पहली आ जाएगी। ये केवल दिखा रहा हूँ आपको मैं कि कैसे होगा। a से तो a कट रहा है, c से c कट रहा है, b से b कट रहा है, तो रिजल्टेंट क्या आ रहा है, इसका 0 आ रहा है। तो हम इसकी जगह सीधे 0 लिखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जब इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ भी 0 और जब इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ भी 0, बाकी के b माइनस सी, c माइनस a और a माइनस b जो करते हो, यहाँ से भी c माइनस a माइनस b और b माइनस c जो करते हो। अब पूरा का पूरा स्तंभ 0 है तो इसका मान कितना हो गया, 0, और यही हमें इसमें सिद्ध करना था। तो इसी प्रकार के कुछ प्रश्न हैं आपके पास, इन्हें आप लोग करके देखेंगे। तीसरा न्यूमेरिक है, इसे आप हल करने का प्रयास करेंगे। चौथा भी इसी तरीके से है। पांचवे में आपको रूपांतरण दे रखा है, उसके सपोर्ट से करेंगे। अब हम आते हैं कुछ ऐसे प्रश्नों पर जिनमें 0 के बराबर सिद्ध नहीं कराया गया है, तब आपको कैसे करना है। इसी क्रम में हम देखते हैं अब प्रश्न नंबर 7। 7वां प्रश्न देखिए। 7वें प्रश्न में आपको दिया गया है माइनस में a स्क्वायर, ba और ca, यहां से फिर ab माइनस बी स्क्वायर और cb,
तीसरा कॉलम है आपके पास ए बी ए सी बी सी और माइनस में सी स्क्वायर। ये दे रखा है, सिद्ध आपसे करवाया जा रहा है 4a² b² और c² के। तो अब देखिए मैंने आपको प्रगुण 3 में बताया था, प्रगुण 4 में, कि किसी पंक्ति में या स्तंभ में यदि आपको कोई कॉमन वैल्यू दिख रही है तो आप कॉमन ले सकते हैं बाहर। देखिए R1 में मुझे क्या दिख रहा है, a कॉमन दिख रहा है, R2 में क्या दिख रहा है, b कॉमन दिख रहा है, और R3 में क्या दिख रहा है, c कॉमन दिख रहा है। तो इन्हें आप कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, R1 इज इक्वल टू 1/a R1 के, R2 इज इक्वल टू 1/b R2 के, और R3 इज इक्वल टू 1/c R3 के। ठीक है, ये करते हैं तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स डिटरमिनेंट आपके पास आ जाएगी। जब आपने ले लिया है, इसमें से a कॉमन लिया, इसमें से b कॉमन लिया और इस वाले में से c कॉमन लिया, तो मैं तीनों बाहर, अंदर क्या बचा, यहाँ माइनस में a, फिर यहाँ से b और यहाँ से c बचा। यहाँ से जब b कॉमन लिया था तो a बचा, माइनस में b बचा और यहाँ से फिर c बचा है आपके पास। इसी तरीके से यहाँ पे आइए, जब c कॉमन ले लिया तो a बचेगा, ठीक है, यहाँ से c कॉमन लिया तो b बचेगा और यहाँ से c कॉमन लिया तो माइनस में c बचेगा। अब फिर से ध्यान दीजिए, c1 में से a कॉमन निकल सकता है, c2 में से b कॉमन निकल सकता है और c3 में से c कॉमन निकल सकता है। तो निकाल दीजिए, क्या करेंगे, c1 इज इक्वल टू 1/a c1 के, c2 इज इक्वल टू 1/b c2 के, और c3 इज इक्वल टू 1/c c3 के। जब ये काम आप करेंगे तो क्या आएगी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट आपकी। देखिए ABC पहले से ही रखा हुआ था, जब पहले कॉलम में से आपने A और बाहर निकाला तो क्या निकलेगा बाहर, a²। फिर जब आपने B बाहर निकाला दूसरे कॉलम से तो आ जाएगा b²। तीसरे से हमने C बाहर लिया है, C ऑलरेडी बाहर था तो c²। अंदर डिटरमिनेंट की क्या बचा, -1 1 और यहाँ से भी 1, यहाँ से 1 -1 1, यहाँ से भी 1 1 और -1। ये डिटरमिनेंट आ गई आपके पास। देखिए इसका आप सीधे सीधे भी विस्तार कर सकते हैं, पर इसे हम और आसान करते हैं जिससे कि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो मिल जाए और बड़ा विस्तार हमें ना करना पड़े। उसके लिए हम क्या करते हैं इसमें, देखिए पहले स्तंभ में देखते हैं, अगर पहले एलिमेंट को हम R1 के एलिमेंट को हम R2 और R3 में ऐड कर दें, ठीक है, तो ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, R2 इज इक्वल टू R2 प्लस R1 के, और इसी तरीके से R3 इज इक्वल टू R3 प्लस में R1 के। R1 को दोनों में हमने ऐड कर दिया है, तो क्या आएगा, बाहर तो आपके पास a² b² और c² रखे हुए थे, ठीक है। यहां से R1 को तो हमने इससे रखा है तो -1 1 और 1 रह जाएगा। इसमें जब हम ऐड करेंगे तो ये तो 0 हो गया, इसमें ऐड करेंगे ये भी 0 हो गया, इसमें ऐड करेंगे तो ये 2 आ गया। इसी तरह जब हमने -1 को 1 में ऐड किया तो 0, 1 को 1 में ऐड किया तो 2 और 1 को -1 में ऐड किया तो 0। अब देखिए C1 में आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस मिल रही है आपको, तो C1 के सापेक्ष जब आप इसका विस्तार करेंगे तो यहां से क्या आएगा, ये आ जाएगी आपके पास बाहर तो a² b² और c² रखा हुआ है। यहां से आपके पास आएगा -1 तो बाहर, और जब आपने इसे क्रॉस करा तो कौन बचा, यहां से तो 0 और यहां से 4, या मैं इसे उपसारणी के रूप में लिखता हूं तो 0 2 2 और 0, ठीक है। तो ये आपके पास आया a² b² c² -1 बाहर रखा हुआ है गुणा में। अब जब इसकी गुणा करेंगे यहाँ पे 0 की गुणा 0 में 0 और 2 दूनी 4, बीच में माइनस का चिन्ह होता है 4, माइनस के 4 यहाँ से, माइनस का 1 यहाँ से, तो प्लस के 4 हो जाएंगे, 4 a² b² और c²। यही आपको इसमें सिद्ध करना था। इस तरीके से प्रॉपर्टीज का सहारा लेके हम इन्हें सिद्ध करेंगे। कुछ बड़े प्रश्न भी अभी आएंगे आपके पास आगे, ये शायद प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इन प्रश्नों की। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपका दिमाग साफ होगा और आप
आप ये जान पाएंगे डिटरमिनेंट को देखते ही कि किसमें से क्या तो कॉमन लिया जा सकता है, या किस पंक्ति को किस पंक्ति में जोड़ना है, या किस स्तंभ को किस स्तंभ में से घटाना है। ये आपका दिमाग साफ होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी। आगे बढ़ते हैं। आपको दे रखा है इसमें प्रश्न नंबर 8। 8 का पहला ही पार्ट लेते हैं। 8वें प्रश्न में पहला ही पार्ट आपको दे रखा है। एक सारणी का आपको दे रखी है 1 1 1 a b और c, यहां से a² b² और c²। अब देखिए इस प्रश्न में क्या होता है कि हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ गई है कि अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ना किसी पंक्ति में ना किसी स्तंभ में आप कुछ कॉमन नहीं ले सकते। ऐसी स्थिति में जोड़ने वाला अगर आप देखें तो जोड़ के भी हमें किसी में कोई फायदा नहीं हो रहा, वो किसी के इक्वल नहीं आ रही है। तो इस तरीके के प्रश्नों में आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला टारगेट आपका होना चाहिए कि कहीं से कॉमन लेने के बाद किसी पंक्ति में या किसी स्तंभ में 1 आ जाए। पर 1 तो ऑलरेडी यहाँ पर है हमारे पास, ठीक है। अगर 1 है आपके पास, अगर नहीं होता तो पहले आप कॉमन से या जोड़ के या किसी भी प्रगुण का सहारा लेके 1 लाने का प्रयास करते। और अगर 1 आ जाता है तो अब आप एक 1 के सपोर्ट से बाकी के 1 को 0 करोगे, ताकि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 मिल जाए। इस स्तंभ में मिलेगी, अगर ये पंक्ति में होते तो हम पंक्ति के एलिमेंट्स को इन्हें 0 बनाते। तो अब देखिए 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीधे लिखेंगे हम R2 इज इक्वल टू R2 में से R1 को हमें घटाना पड़ेगा, यानी कि R2 माइनस R1। इसी तरीके से R3 बराबर R3 माइनस R1 घटा दीजिए तो क्या होगा, घटाने पर पहली पंक्ति तो हमने दोनों जगह पे स्थिर रखी है, तो पहली पंक्ति को तो कुछ बदलाव नहीं होगा, a² के। जब इसमें से घटाएंगे यहाँ पे तो 0 आ गया, b माइनस a आ जाएगा। जब b में से a को घटाएंगे यहाँ पे b² माइनस a² आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे आइए, ये 0 आ गया, ये c माइनस a आ गया, और यहाँ से c² माइनस a² आ गया, ठीक है। अब आप c1 के सापेक्ष इसका विस्तार कर सकते हैं। c1 के सापेक्ष विस्तार करने पर देखिए 2 एलिमेंट तो 0 है, तो उन्हें तो हम उनके सापेक्ष तो हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है। और अगर हम इस एलिमेंट के सापेक्ष देखें तो बाहर तो 1 रखा हुआ है और बचा कौन रह जाएगा, ये 4 एलिमेंट बचे हुए रह जाएंगे। तो अब आपके पास सारणी रिड्यूस होकर क्या आ गई है, ये आपके पास आ गई। 1 बाहर है, उसे लिखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 1 की गुणा आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। बचा रहा आपके पास b माइनस a, यहाँ से b² माइनस a², यहाँ से c माइनस a, और यहाँ से c² माइनस a²। अब ध्यान दीजिए कुछ कॉमन आ रहा है। अगर हम देखें b² माइनस a², यदि हम इसकी गुणनखंड कर दें तो आपको याद होगा बीजगणित में a² माइनस b² का सूत्र हुआ करता था a प्लस b इंटू a माइनस b। तो वही तो यहाँ पे है, इसे आप लिख सकते हैं b प्लस a और b माइनस a लिख सकते हैं इसे। अब b माइनस a इसमें भी और b माइनस a इसमें भी, दोनों में कॉमन आ रहा है, तो बाहर निकाल लीजिए इसे b माइनस a। ये आप पहले लिख देंगे कि R1 इज इक्वल टू 1 अपॉन b माइनस a R1, ठीक है। इसी तरह R2 में से क्या लिया है आपने, 1 अपॉन c माइनस a R2 के। देखिए इसमें और इसमें c माइनस a कॉमन आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ से मैंने c माइनस a भी कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचता है, जब यहाँ से b माइनस a कॉमन आया था तो 1, यहाँ से b माइनस a कॉमन आया था तो कौन बचा रहेगा, b प्लस a। इसी तरीके से c माइनस a कॉमन लिया तो 1, और यहाँ से c प्लस a, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन आप आराम से निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो b माइनस a आपके पास पहले से है, c माइनस a आपके पास पहले से है। जब आप इसे हल करेंगे तो c प्लस a की गुणा तो जाएगी 1 में, इसकी गुणा इसमें, c प्लस a, बीच में माइनस चिन्ह, और 1 की गुणा इसमें जाएगी b प्लस a। तो जब आप इसे हल करेंगे, देखिए a से तो a कट रहा है, यहाँ बचा आपके पास c माइनस b, यानी कि b माइनस a
सी माइनस ए और यहाँ से सी माइनस बी। अब जो आप सिद्ध करना चाह रहे थे उसमें थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है। क्या कि अभी हमारे पास ये चक्रीय क्रम में नहीं आया। चक्रीय क्रम में मतलब ए के बाद बी आना चाहिए, बी के बाद सी आना चाहिए और सी के बाद ए आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ए के बाद बी आना चाहिए था, तो अगर मैं इसमें से माइनस बाहर कॉमन ले लूं तो ए माइनस बी हो जाएगा। सी माइनस ए, सी के बाद ए, ठीक है लिखा हुआ है तो सी माइनस ए छोड़ देते हैं। बी माइनस सी होना चाहिए था, तो इसमें से भी जैसे ही हम बी माइनस सी लिखते हैं और माइनस कॉमन लेंगे तो वो बाहर वाले को आगे से प्लस कर लेगा, और यही आपको सिद्ध करना था। तो बच्चों इस तरीके से आप सारणिक के प्रगुणों का सहारा लेकर सारणिकों को हल करेंगे। सबसे पहला काम इस एक्सरसाइज में जितने भी उदाहरण दे रखे हैं उन उदाहरणों को कीजिए। जितने भी एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं वहां से आपको प्रॉपर्टीज को ऑपरेट करना ढंग से आ जाएगा। यहाँ पे आपके कुछ समझ में आया होगा, कुछ प्रश्नों की आप प्रैक्टिस करेंगे। ये मैं आपको बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बोर्ड के पर्पज से, और इसमें से हमेशा प्रश्न आपका बोर्ड में पूछा जाता है, और इसी तरीके से आप प्रगुणों का सहारा लेके हल कर सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आपसे, आप घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, आपका परिवार सुरक्षित होगा। ध्यान रखिए, अपना बचाव रखिए। ठीक है, कोविड-19 से बाहर निकलें तो मास्क का प्रयोग करें, घर में घुसें तो अपनी स्वच्छता का ध्यान रखें, साबुन से अच्छी तरीके से हाथ धोएं, चेहरा अपना धोएं। ठीक है, तो अगले सेशन में फिर अगली एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे और आगे के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।